बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, आज पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही हलचल थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे अदालतों से जो हलचल बाहर आ रही थी। अब खिलाड़ी जो हैं वो उनके साथ बल्ला भी इंतखाबी मैदान से आउट कर दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का केस भी था। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और सरदार लतीफ खोसा साहब के अंदर जो है वो दरमियान में गुफ्तगू करते हुए बड़ी नोक झोंक हुई। इवन के काजी फाइज ईसा साहब ने इस बात पर भी एतराज उठा दिया कि लतीफ खोसा साहब के नाम के साथ आखिर सरदार क्यों लगाया गया है। जो अदालत की कार्रवाई थी, जो प्रोसीडिंग्स थी, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे, कानूनी राय भी इसके ऊपर शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद ना होने के दावेदार मरियम नवाज जो हैं वो करोड़पति निकल आई हैं। पैनामा केस, JIT से इलेक्शन कमीशन तक माली असासों के हवाले से उनकी मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वो भी अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे कि वो किस तरह से करोड़पति हैं और उनके हिस्से में क्या क्या चीजें हैं। और बलूचिस्तान से बड़ी हल्का खेज किस्म की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान में बाप पार्टी की छुट्टी हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद खान अचकजई साहब, इन दोनों को नवाज दिया गया है। नून लीग ने बलूचिस्तान के लिए अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। इसके ऊपर भी बात होगी। आमिर साहब, आज बड़ी मायूसी है उन लोगों में जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन है या खान साहब को जो चाहते हैं या PTI के हवाले से जो कंसर्न है कि जी उनका फ्यूचर क्या होगा पॉलिटिकली। बल्ला तो उनसे चला गया, खान साहब भी जेल के अंदर है। कितना मायूस कुन है, या आपको लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो PTI जो है उनको अवेल कर सकती है? जी, रास्ते तो मौजूद हैं, मगर हर रास्ते के आगे एक जो है ना दीवार है, दीवार लगा दी है। पंजाबी में कहते हैं डक्का ज्यादा मुनासिब है, तो डक्के लगा दिए गए हैं। हमारे कोलीग ने बड़ी अच्छे कहा, उन्होंने कहा जी जो बल्ला है ना, इन्होंने वॉलीबॉल बना दिया है। इधर से ठुड्डा मारते हैं, उधर फेंक देते हैं, उधर से ठुड्डा मारते हैं। तो पहले ठुड्डा मार के उन्होंने ये निशान ले लिया। उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट से सिंगल मेंबर बेंच ने उन्होंने बल्ला बहाल कर दिया। और उन्होंने ये एक बहुत इस पे हैरानी की गई और इतना ज़्यादा वो उनके बहाल करने पे शोर मचाया गया। कुछ 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मरियम बीबी ने भी जो है स्टेटमेंट इशू की, शहबाज शरीफ साहब ने, सनाउल्लाह साहब ने। तो एक किस्म का क़यामत आ गई कि पता नहीं कमाल हो गया। हालांकि ये बड़ी आम सी बात है कि पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, पहले ही जिस तरीके से कलअदम करार दिया गया है वो एक बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है वो एक, मैंने कहा ना, वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो चुका है और उन्हें किसी बात की परवाह ही नहीं है। और जिस तरीके से ये फिर बहाल होने के बाद इलेक्शन कमीशन दोबारा हाईकोर्ट में अपील के लिए गया, जो कि एक अचंभे की बात थी, क्योंकि इस तरह का रिलीफ अदालतें देती हैं कि ठीक है ये डिवीजन बेंच का फैसला होगा, ये 2 मेंबर बेंच बैठेगा हाई कोर्ट के अंदर पेशावर में, तो 9 तारीख को उन्होंने फैसला करना है, मगर दरमियान में रिलीफ देती है। क्योंकि इस वक्त एक मेजर आपका महीना 38 दिन रह गए हैं इलेक्शन के अंदर और लोगों ने जाना है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनके पास बैट है या नहीं है, तो देर सवेर ना हो जाए। तो ये एक रिलीफ दिया गया था, कुछ अब्बे की बात नहीं है। इस तरह अक्सर अदालतें दे देती हैं, मगर इलेक्शन कमीशन उसके लिए जिस फुर्ती के साथ वहाँ अपील पे पहुंची और जिस फुर्ती से ये भी बड़ा कम होता है कि सिंगल मेंबर को बेंच के फैसले को दोबारा जो है सिंगल बेंच का फैसला जो है ना वो उड़ा दे। ज़ाहिर कर ले 9 तारीख को इसका जो भी फैसला अबूरी फैसला आया था, तो जो असल फैसला जो आना है वो रिफर कर दिया गया था डिवीजन बेंच को, जो कि 9 तारीख को फैसला आना था। पर वो उसके बाद वो उन्होंने आज उसकी जो बहाल किया गया था बल्ला, तो उसको टुडा मार के आज उन्होंने दोबारा फैसला मुअत्तल कर दिया। यानी फिर जो है खाई में गिर गया है। यानी कि स्टे ऑर्डर जो अदालत ने दिया था वो वापस ले लिया, वो वकेट हो गया है। तो बल्ला इस वक्त आप समझो दोबारा जो है ना उसको ताला लग गया है। अब वहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवा रही है। बुनियादी उनका काम है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को मॉनिटर करे, उसको छोड़ के एक पार्टी को आउट ऑफ द वे जाके वो जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से 174 पार्टियों में से एक ही पार्टी उनको मिली है जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर उनको एतराज आते। पहले तो बड़े ही मशकूक अंदाज से उसको कलअदम करार दिया गया, बल्ले का निशान जिसका मतलब ले लिया गया। बल्ले का निशान लेने का मतलब ये है कि उसके बाद वो पार्टी वर्चुअली
बिल्कुल आउट हो जाती है किसी भी इम्कान से कि वो गवर्नमेंट में जा सकें, क्योंकि जो ही कोई अगर पार्टी अपने नाम से नहीं करती तो फिर वो जो 70 सीटें हैं कौमी असम्बली के अंदर अकलियतों की और ख़वातीन के कोटे की, तो उनकी जो लिस्टें नहीं वो कबूल होती, इसलिए इतना बड़ा झटका जब आपको नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में लग जाता है तो आपके हुकूमत बनाने के इम्कान बहुत ही मखदूश हो जाते हैं। तो उस वजह से ये, मगर इलेक्शन कमीशन ने अपना एक जिद बना ली है, आउट ऑफ द वे जाके सारे इलेक्शन की मॉनिटरिंग छोड़ के, भाई आप पार्टी नहीं है, दूसरी पार्टियां वहां गई, उनको सुना गया, ठीक है, उनका समझ आती है पार्टी एक दूसरे के खिलाफ करती है, मगर इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बन गया। इलेक्शन या अदालतें खुद तो नहीं पार्टी होती हैं कि वो जाके काम छोड़ के, वो पहले भी इसके जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हो रही थी और हद तक के सुप्रीम कोर्ट एक नई टर्म आ गई है, पहले कहीं नहीं, उसके मुकदमे कर रही हैं। सो पीटीआई से रिलेटेड मुकदमात में जितनी एक्टिव नजर आती है, अगर उसका आधा भी इलेक्शन कमीशन हो तो ये जो गली मोहल्ले में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आरओज ने एक ड्रामा लगाया हुआ है और पुलिस मार धाड़ कर रही है, तो ये इस पे उससे थोड़ा से इलेक्शन का माहौल शफाफ हो जाएगा। मगर क्या करें कि इस पे उम्मीद बड़ी थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप की हुई थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो दरखास्तें दी गई थी, तो वो उसको टेकअप करना था और उम्मीद ये की जा रही थी कि उसके वहाँ पे अच्छी वहाँ से इतला आएगी और नोटिस लेगी। पर बदकिस्मती से आज ये, क्योंकि अब ये रिमार्क्स बराह रास्त टीवी के सुप्रीम कोर्ट की नशरियात जो है दिखाई जा रही हैं, तो लोग देख रहे हैं, तो वहां पे अदालत का ये कहना कि जी हम तो मीडिया देखते ही नहीं, ये चीफ साहब ने कहा है, ये उनकी शान नहीं है, ना अदालत की शान है, ना ये अदालत ये तासुर दे सकती है कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ लोग ज्यादा टीवी देखते हैं, कुछ कम देखते हैं, मगर नाइंसाफी का तो पता हो कि कहां अदालत ये तासुर नहीं दे सकती कि अदालत जो है बेखबर है कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया के अंदर क्या चल रहा है। सारा दिन वो सोशल मीडिया पे और टेलीविजन के ऊपर जो है वो वीडियोस चल रही हैं कि पुलिस वाले, एक मजाक बन गया ना कि ऐसा भी लतीफ़ा हुआ लाहौर के अंदर कि एक वकील साहब थे, वो पहले नून लीग के वकील के तौर पर किसी की दरख्वास्त लेके गए, वो एक्सेप्ट हो गई, वही वकील साहब, वही वर्दी, वही वकील, वही नाम, वो पीटीआई के अगली दफा दरखास्त ले गए तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। सो एक मजाक बन के रह गया है। अमजद परवेज साहब जो परवेज लाई साहब के वकील है, उनको भी अदालत ने कहा था कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जब वो लेने गए हैं उनकी जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए उनको भी अरेस्ट कर लिया। तायद करने वालों को, तजवीज करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिनके पेपर बड़े बड़े वकीलों के रिजेक्ट हो रहे हैं, मतलब लतीफ खुसा एक बहुत सीनियर लॉयर है, उनके रिजेक्ट हो गए हैं, उनके शुएब शाहीन के हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं, और नायाब अली के एक्सेप्ट हो गए हैं, खाजा सरा नायाब के एक्सेप्ट, तो वो उनके एक्सेप्ट हो गए हैं। तो बड़े बड़े वकीलों के कुल, अदालत का ये कहना बड़ा ही नामुनासिब है कि जनाब हम बेखबर हैं, ये तासुर देना कि वो बेखबर हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता, मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। अदालत अगर ना भी देखती हो तो अपने आप को बाखबर रखने का ड्यूटी है, क्योंकि क्या है कि मीडिया जब आप देखते हैं, जब अपने आप को बाखबर रखना उनकी ड्यूटी में है। केसेस जो होते हैं हवा में नहीं होते, मुआशरे के अंदर होते हैं। तनाजुर बड़ा ज़रूरी है जानना कि किस तनाजुर में क्या किया गया। तो वो एक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक वहाँ से जो मुझे जो नज़र आया, मैं जो टीवी पे देख रहा था प्रोसीडिंग्स बराह रास्त, तो उस पर यह तासुर मिला कि जो उम्मीद की एक किरण थी कि इसका नोटिस अदालत लेगी, वो एक तो वो तफ्तीश नहीं नजर आई, वो तशवीश नहीं नजर आई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तशवीश नहीं नजर आई, जो कि पूरे पाकिस्तान में तमाम ही जो इदारे हैं, एनजीओज हैं, एचआरसीपी तक ने ये कहा है कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है। उसके बाद तमाम जो फाफिन ने ये कहा हुआ है, और भी जितनी इस तरह की एनजीओज हैं जो उसको मॉनिटर कर रही हैं, इंटरनेशनल खबरें छप रही हैं, मुल्क के अंदर छप रही हैं, दिख रही हैं, तो उसके ऊपर अदालत के अंदर ना सिर्फ कोई तशवीश नहीं बल्कि अदालत डिनायल में नजर आई कि एज इफ ये है ही नहीं है कि सबूत लेके आए, वो जो है सबूत अच्छा है। अच्छी बात ये है कि अभी उन्होंने ये उम्मीद तोड़ी नहीं है उसकी पेशी, मगर 8 तारीख को गलबन लगाई गई है अब उसकी पेशी, अच्छा, कि लेवल प्लेइंग फील्ड की दोबारा अच्छा, जिस तशवीश की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, उसका सवाल मैं आपके सामने रखूंगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को लेकर। अभी मुझे फौरी तौर पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खुशामदेद कहेंगे। आमिर साहब, जिस तशवीश की आप बात कर रहे थे कि जो तशवीश नजर आनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, वो नजर नहीं आई, मगर ये तशवीश पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त नजर आ रही है। इस्लामाबाद से फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब पहुंच गए, क्योंकि जरताज गुल इस वक्त भी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर है सुबह से, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा नफरी है। एक तरफ ईमान ताहिर है, उनको अरेस्ट किया गया, चाहे उनको रिलीज कर दिया गया, और वो जरताज गुल खौफजदा है। वो कहती हैं आप मुझे जमानत दे भी देंगे तो ये लोग मुझे बाहर गिरफ्तार कर लेंगे, और यहाँ पे चीफ जस्टिस ये तो पहले कह चुके थे अगर अदालती हुक्म ना माना तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अदालती इख्तियार क्या है? रिजाइन है या लटकाना है? मैं मेरे ख्याल हमारे पास साथ साकिब बशीर होंगे, उनको भी वेलकम साकिब बशीर से भी पूछता हूं, मगर मैं क्विकली साकिब, ये चीफ जस्टिस का ये कहना कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा अगर मेरा हुकूमत उली, मैं नहीं समझता हूँ उनकी ये शान है। जज साहब एक ऑर्डरी, एक मातहत अदालत की जज या जज जो होते हैं, ये भी हाल ही में साबिक वज़ीर आज़म साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी है जज ज़ेबा साहबा से। तो ये ऑर्डरी जज और वो भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, वो ये कहना कि नहीं मांगेंगे, ये तो बड़ी डिफिटिस्ट बात है। वो टांग सकते हैं। आज बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही एक बात जुमला कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मेरे पास कोई फौज नहीं है। भाई जनाब, बड़ी इज्जत के साथ, इज्जत माब आपके लिए अर्ज है कि आपके ताबे है, आपके पास बिल्कुल फौज है, पूरे पाकिस्तान की तमाम सरकारी मशीनरी, सिविल मिलिट्री फोर्सेस समेत आपकी ताबे हैं, और ये इस तरह की प्रोटेक्टिव कस्टडी के अंदर जो प्रोटेक्शन दी जाती है, आप किसी भी महज़ब दुनिया के अंदर जज हजरात को अगर ये लगे कि किसी की जान को ख़तरा है, वो ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव कस्टडी दी जाती है कि इनकी प्रोटेक्शन की जाए, और ये जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये दूसरा, ये ओवरऑल ये जो हम बात कर रहे थे साकिब आपके ज्वाइन करने से पहले, कि इस वक्त जो तशवीश मुल्क भर में पाई जाती है कि जिस तरीके से आरओज़ का बिहेवियर चल रहा है और जिस तरीके से इंतज़ामिया पुलिस जो चल रही कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीश नहीं नजर आई। पेशावर से मैं चाहूँगा कि पहले शुरू करें कि वहाँ मर्दों के साथ तो हो रहा है, यहाँ बात यह है कि ख़वातीन, और वो भी जिस तरह उस्मान डार की वालदा के साथ सलूक किया गया। अब ये आज सुबह से चल रही थी कि ईमान ताहिर जो हैं वो पहले गिरफ्तार कर ली, बाद में गालिबन छोड़ दी गई। अभी जरताज गुल अदालत के अंदर शायद बंद है, ये बताया जा रहा है, और वो कह रही हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो जज साहब वहाँ गए हैं, पहले तो लेटेस्ट सूरत हाल बताएं कि वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है, पेशावर में क्या हो रहा है? जी, अभी पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है, और जितने भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको ये बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर उन्होंने किया है कि कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। जो चीफ जस्टिस ने आज ये कहा कि जो उन्होंने इस्तीफे की बात की, तो उसके पीछे वजह ये थी कि पेशावर हाई कोर्ट को शाम से अब तक जो है वो हर तरफ जो है वो पुलिस की नफरी बड़ी तादाद में मौजूद थी, और वो जरताज गुल की गिरफ्तारी के लिए आई थी और वो गिरफ्तार करना चाह रहे थे। लेकिन अब खबर यह है कि बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया गया है, और सीसीपीओ जो है उन्होंने भी पेशावर हाई कोर्ट को ये कहा है कि हमें ये अभी किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं है, और अदालत की जानिब से स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया गया है कि कोई भी किसी भी मुकदमे में इनको गिरफ्तार ना किया जाए। जरताज गुल जो है अब उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो चुकी है। जिस तरह ईमान ताहिर जो है उनकी हिफाजती जमानत उनको मिली थी, लेकिन ऑर्डर नहीं था तो उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी। तो उसके बाद जब ऑर्डर आया, ऑर्डर दिखाया गया, अटेस्टेड कॉपी, तो उसके बाद उनको भी छोड़ दिया गया। अब जरताज गुल की भी जब जमानत मंजूर हो गई है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के साथ हुई है, तो यकीनी तौर पर जो पेशावर और केपीके की पुलिस यकीनी तौर पर इसमें अब हाथ नहीं डालेगी। उसकी वजह यह है कि इससे कबल भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट असद कैसर के केस में एक ऑर्डर उन्होंने पास किया था, बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। उसके बाद भी पेशावर जो केपी में कुछ इश्यूज हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था। लेकिन अब का जो ऑर्डर है, मेरा ये ख्याल है कि उसको वायलेट करना आसान नहीं होगा। कम से कम वो वहां पेशावर में पेशावर हाई कोर्ट से पेशावर में कोई मुकामी तौर पर वो किसी जगह पे भी जा सकेंगी इजीली, उनको गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जाएगा। नहीं, इससे पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार जज साहब ने, उन्होंने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस वालों को बुलाया हुआ है हद तक अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर।
तो उनकी तरफ से ये हौसला दिखाया गया, मगर बाकी जनरली मैं समझता हूँ बड़ी लीनियंट अदालतें रही हैं ये तमाम पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कह देना कि जी उनको ये बिल्कुल इस तरह वहाँ लग रहा था कि जी हम तो मीडिया ही नहीं देखते और हम क्या कर सकते, एक बेबसी नज़र आई अदालतों की तरफ से। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि आज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो केस रहा वो तो है कि ये जो बल्ले को वॉलीबॉल बना दिया गया है, आज ठुड्डा मार के पहले इधर से उधर फेंक देते हैं, तो आज बल्ला दोबारा अलमारी के अंदर बंद कर दिया गया है। इसके मतलब ज़रा हमें बताएं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये अब एक तो 9 तारीख को इसकी डिवीज़न बेंच के अंदर ये फैसला होना है, दूसरा आज की जो प्रोसीडिंग्स थी कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह बताया गया कि आउट ऑफ द वे जाके वहां पहुंचा था, तो क्या आप उसके मतलब कहेंगे? आज की और कल की जो प्रोसीडिंग्स थी काफी ड्रामाई थी इस हवाले से, क्योंकि जब 26 दिसंबर को पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने ये स्टे ऑर्डर जारी किया था, तो उस वक्त वहां पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो वफाक के नुमाइंदे होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो सूबे के नुमाइंदे होते हैं, वो वहां पे मौजूद थे। उन्होंने आर्गूमेंट भी किए। तो इसमें ड्रामाई तब्दीली ये आई है कि कल जो एडवोकेट जनरल हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के और जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल पिछली दफा पेश हुए थे, उनकी जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है वो अदालत में जमा करवाई गई है एफिडेविट के साथ कि वो शायद इस की हेयरिंग में ना पार्टी थे, ना मौजूद थे, ना आर्गूमेंट किए। तो इस किस्म की कोई चीज जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये मौकफ था कि जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है वो भी इसमें पार्टी नहीं है, वफाक की भी पार्टी नहीं है, असल फरीक हम है, तो हमें तो सुना ही नहीं गया। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर बात की है, ये जो मरकजी केस था उसी में एक सीएम मतलब मुतफरिक दरखास्त दायर हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि रोकें, आप जो स्टे ऑर्डर है इसको वापस लें। और अदालत ने भी जब वापस लेते हुए 2-3 बड़ी दिलचस्प वजूहात बताई, जिनमें एक जो वजह है वो कमाल की है कि अदालत ने कहा कि ये जो केस में स्टे है ये 8 फरवरी इलेक्शन में भी हर्डल क्रिएट कर रहा है कि कहीं 8 फरवरी इलेक्शन डिले ना हो। यानी आप तो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बल्ले का निशान ले लेने से और बहाल होने से ये इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर ये मुखल हो रहा है, मतलब बल्ले एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का निशान ले लिया गया है, वो मुखल नहीं हो रहा और वो पार्टी के नाम पे नहीं लोग लड़ सकते, वो उसको मुखल तस्वर नहीं किया जा रहा, बल्कि बल्ले के निशान को वापस देने को मुखल ख्याल किया जा रहा है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल यही बात है। और खास तौर पर कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो है स्टेक उससे जुड़ा हुआ है और हाईकोर्ट की जानिब से ये एक वजह बताई गई है कि जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन इफेक्ट हो सकता है, दूसरी वजह कि इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया, तीसरी वजह ये थी कि पूरा जो रिलीफ है वो बुरी उस हुक्मनामे में जो है वो दे दिया गया। लेकिन इसमें बताएं क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, एक कट ऑफ डेट आएगी जिससे पहले अगर ये बल्ले की उस टाइम पे अगर ये बल्ले का निशान ना बहाल हुआ तो फिर ये मामला लिम्बो में पड़ जाता है कि वो पार्टी आया उसके कैंडिडेट्स उम्मीदवार जो हैं वो बल्ले का निशान कागजात के ऊपर बैलेट बॉक्स पे वो आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। सो ये जिस तरीके से लटक रहा है कि अभी डिवीजन बेंच का फैसला 9 तारीख को आना है, पता नहीं क्या आता है, बिल्ला कबाड़ में बंद किया जाता है या खुलेआम छोड़ा जाता है, तो ये उससे ये टाइमिंग और ये मिला के जरा हमें बताएं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 9 जनवरी को इसका फैसला हो जाएगा जो भी फैसला होना है, लेकिन इसमें आज इलेक्शन कमीशन ने एक नई जो है वो चीज भी ऐड की है। इलेक्शन कमीशन ने कोई 20-22 कोई पार्टीज हैं कोई अननोन किस्म की, जिसमें एक नोन पार्टी मुझे नजर आई है। ANP एग्जैक्टली यही है या कोई और है? JUP है, वो भी पिछले 30-40 साल से उन्होंने कोई सीट नहीं जीती है, सो वो भी उस तरह की पार्टी बन गई, एक जमाने में बड़ी पार्टी थी। जी बिल्कुल। तो वो 20 पार्टी उन्होंने लिस्ट दी है जी। हमने सिर्फ PTI को नहीं किया बल्कि 19 और भी हैं, और उसमें एक ही प्रोमिनेंट है या JUI नूरानी ग्रुप जो है वो भी इलेक्शन में उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करते, और बाकी 17
बिल्कुल अननोन हैं, जिनका वो स्टेक ही नहीं होता किसी तरह का इलेक्शन का, तो अपनी जो आर्गुमेंट्स थे उसमें इलेक्शन कमीशन ने उसको मजबूत करने के लिए कि हमने कोई सिंगल आउट नहीं किया किसी पार्टी को, हम तो जो है वो गैर जानिबदार होकर हर किसी के खिलाफ जो है वो इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक नई 175 पार्टियों में से वो वगैरह वगैरह के यूजुअल सस्पेक्ट्स में जिक्र कर रहा था कल परसों, तो उस तरह की 2 दर्जन पार्टियां पकड़ लाए हैं और ये एक आर्गुमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि जी इनको अकेला टारगेट नहीं पीटीआई को किया जा रहा है, ये 2 दर्जन पार्टियां हैं। हालांकि 2 दर्जन पार्टियों का पिछले 30-40 साल में एक भी सीट नहीं जीती हुई, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कोई मेरे ख्याल में कोई सॉलिड आर्गुमेंट भी नहीं है जो इलेक्शन कमीशन का, और एक बड़ी क्लैरिटी है इसमें कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं उस चाह रहा है कि हमारा आर्गुमेंट जो है वो मजबूत हो जाए। लेकिन एक चीज तय है कि अब 2-3 ऑप्शंस हैं पीटीआई के खिलाफ। एक तो बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जाने का फायदा नहीं है स्टेज पे, उसकी वजह कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि आपका मैटर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में पेंडिंग है और वो 9 जनवरी मुकर्रर है। 9 मुकर्रर है। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक मैं देख रहा था अजहर सिद्दीक साहब ने कोई एप्लीकेशन डाली है, तो वो ये दोनों जगह पे साथ साथ चलेगी। अब ये भी मुझे स्ट्रेटजी पीटीआई की समझ नहीं आई कि एक मैटर आपने एक हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको दूसरी में ले जाने की क्या जरूरत है। अब लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने आज मामला सुना है, तो उन्होंने वही पॉइंट उठाया कि कैसे आप यहाँ पे लेके आ गए हैं, और अब उन्होंने कल 9 बजे उस पर कोई जजमेंट भी देनी है कि अब वो क्या जजमेंट देंगे। अल्टीमेटली इनके हक में तो नहीं होगी, अब खिलाफ किस तरह होगी, क्या वो लिखेंगे कि आप एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं टू मेनी कुक्स इन द किचन, यहाँ टू मेनी लॉयर्स इन द कोर्ट है कि हर जो इतने जब वकीलों को आप ले आएंगे उम्मीदवार बना दें, मजबूरी तो है। उसका नुकसान ये है कि हर कोई अपनी पिटीशन डाल के तो अपनी कार्रवाई डाल रहा है, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा ये बताएं साथ में, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो उन्होंने गो के 8 जनवरी को जो है पेशी लगा दी है ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, पर एक आम तासुर मिला कि वो मीडिया भी नहीं देखती अदालत, और उन्होंने कहा सबूत लेके आए कि ये वाकई वहाँ पे मुल्क भर में ये ज्यादती हो रही है कि उम्मीदवारों के एक पार्टी के 80 से 90% तक जो है पेपर्स रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये आज मैं देख रहा था आपकी ट्वीट्स भी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जो रिजेक्शन की जो वजूहात दी गई वो 2 आरओज की एग्जैक्टली कट एंड पेस्ट वही एतराजात थे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। 2 इनके कैंडिडेट थे, शुएब शाहीन और सैयद जफर अली शाह, जो पहले नून लीग में थे, ये जुल्फी बुखारी साहब के मतलब करीब है, उनकी फैमिली से हैं, तो वो भी पीटीआई से हैं। तो दोनों कैंडिडेट्स के नहीं मैं थोड़ी सी दुरुस्ती कर दूं, जुल्फी शाह बुखारी के वो करीब नहीं है, जफर अली शाह साहब बहुत बड़ा नाम है, उनके ये दामाद हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, सॉरी। वो तो ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, इनके जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनमें बिल्कुल सिमिलर जो है वो ऑर्डर्स आए हैं, और ये जज साहब ने खुद भी ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों अलग अलग रिटर्निंग अफसरान हैं, दोनों के एक ही जैसे कैसे ऑर्डर हो सकते हैं। तो वो बड़े हैरान भी हुए जज साहब के ये कैसे हो सकता है। फिर एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि नियाजुल्लाह नियाजी साहब पर जो है वो उन्होंने ये जो है वो इल्जाम लगाया कि आपने एक गाड़ी डिक्लेयर कर दी है, तो वो पता नहीं आपके नाम ट्रांसफर नहीं है या किस तरह ट्रांसफर अभी होनी है, इस तरह का कोई मामला था। तो वो कह रहे थे कि ट्रांसफर अभी होनी है, और उन्होंने कहा कि आपने किसी और की गाड़ी जो है वो आपके नाम जब ट्रांसफर ही नहीं है तो किसी और की गाड़ी डिक्लेयर कर दिया, इसलिए आपके नॉमिनेशन फॉर्म मुस्तरद करते हैं। और जो जफर अली शाह साहब हैं उनके नॉमिनेशन फॉर्म इसलिए मुस्तरद हुए कि उन्होंने 3 साल पहले कह रहे थे कि मैंने गाड़ी बेच दी थी, ट्रांसफर लेटर भी दे दिया था जिसको बेची, तो वो अगले ने पता नहीं करवाई ट्रांसफर या नहीं करवाई, तो उन्होंने कहा कि वो आपने अपने उसमें नॉमिनेशन फॉर्म में डिक्लेयर नहीं की, तो इसलिए नॉमिनेशन फॉर्म मुस्तरद है। हमारे पास अभी ये वक्फे का प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, वह उम्मीद ही कर सकते हैं कि अब ये सारी उम्मीदें ये ट्राइब्यूनल्स पे हैं कि वो ये जो आरओ ब्यूरोक्रेसी से 20-30 साल बाद करवाए जा रहे हैं, टोटी हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है और ये आरओ जो है खासतौर पे ये नंगे हो चुके हैं, ज्यादातर, सारे नहीं।
तो इनका मुहासबा जो है अब ये ट्रिब्यूनल्स ही कर सकते हैं, या हमारी दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी नज़र रखे। ये नहीं कहा जा सकता कि हमें पता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। उनको अगर वो टेलीविजन नहीं भी देखते हैं, कोई बाखबर अपने आप को रखने के और जराए तलाश करने चाहिए, उनको देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। अभी फिल वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सियासी गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। सियासत की गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली और GDA की रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू। जी, हमने डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को इसलिए भी तकलीफ दी है कि इस वक्त सारा फोकस जो है वो लाहौर के ऊपर, पंजाब के ऊपर। ऑफ कोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हैं, मगर एक सूबा है सिंध, और वहाँ भी कुछ उसी तरह के ही हालात हैं, ख़ास तौर पे दही सिंध के अंदर, कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, इन दोनों के ही कागजात सिर्फ रिजेक्ट नहीं हुए, बल्कि इनके दो साहबजादे बैरिस्टर हुसनैन अली मिर्ज़ा और हसान अली मिर्ज़ा, तो वो पूरे ख़ानदान के ही पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। डॉक्टर साहबा पहले तारुफ की मोहताज नहीं हैं, पहले ये साबिक स्पीकर भी रही हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी रही हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वाई हैव यू बीन टारगेटेड? जी, बहुत शुक्रिया मतीन साहब। सबसे पहले तो आपने जिस इंट्रो में कहा कि पूरे मुल्क का, पूरे उनका फोकस हर मीडिया चैनल का सिर्फ लाहौर और पंजाब तक महदूद होकर रह गया। यहाँ कुछ सिंध में क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर मीडिया बिल्कुल खामोश है, अबंडन कर दिया है। और आपने सिर्फ कराची को थोड़ा बहुत कवरेज आता है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ सिंध में ज्यादतियां हो रही हैं उसे कोई कवरेज नहीं दिया जाता, और जिससे मैं बहुत शिकायत है मुझे बाकी चैनल से, और मैं आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए जी, यहाँ पे बिल्कुल वन साइडेड अफेयर चल रहा है, और जैसे आपने बताया कि न सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा, और वो अपने हल्के में इतने पॉपुलर भी हैं, मेरे बेटे दोनों, जो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अपने रिटर्न्स अलग फाइल करते हैं, और पहली दफ़ा उनकी इलेक्शन नहीं है। मेरे बेटे 3 दफ़ा, बैरिस्टर हुसैन 3 दफ़ा MP रह चुके हैं, और हसान मिर्ज़ा ने भी लास्ट ईयर इलेक्शन की थी, फर्स्ट उनकी थी, पहले लोकल गवर्नमेंट की भी कर चुके हैं। तो आज आके इस तरह के बगैर देखे, बगैर वो, हमने इससे पहले खास तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास GDA पूरा गया था, और हमने अपने कुछ कंसर्न्स उन तक रखे थे, लेकिन उनमें से आप यकीन माने एक को भी एड्रेस नहीं किया गया। खास तौर पे जिस तरह उन्होंने सिंध ब्यूरोक्रेसी को RO और DRO बनाया है, तो वो तो हमें पता था कि अगर ये कुछ होगा तो फिर यहाँ इलेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, और बिल्कुल आर्टिकल 218 की वायोलेशन हो रही है। तो पूरी सिंध ब्यूरोक्रेसी जो उनके अंडर मातहत रही है, जो उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, उनकी प्रमोशंस हैं, 15 साल से वो जो कुछ कर रहे हैं, कि उनके वही लोग अगर आके आज इलेक्शन कराएंगे तो ऐसी इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, आगे ये खबर आई थी कि आपकी पार्टी की GDA की नून लीग के साथ और JUI के साथ, इन पार्टियों के साथ मिलके आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। तो आपके एलाइज तो बहुत अच्छा नवाजे जा रहे हैं। पंजाब में नवाज शरीफ साहब तो टोटली नवाजे गए हैं, JUI की भी KP में यही सूरत हाल है। तो आपका ये सारी अलायंस के अंदर आप ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी देखिए, काफी अपोजिशन के मेंबर्स हैं जिनके फॉर्म्स पे आया है इतराज। पीपल्स पार्टी के बहुत कम लोग हैं कि जिनके ऊपर इन्होंने कोई इतराज किया हो, एक चीज। दूसरा ये है कि यस, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरी छोटी यहाँ पे, क्योंकि वोट बैंक जितना भी है PMLN का या JUI का, तो वो सब हमसे राब्ते कर रहे थे कि, और हम सब ने मिल के कि ठीक है, कहीं सीट एडजस्टमेंट की जरूरत होगी तो वो की जाएगी। तो उस हद तक वो है। लेकिन जब आप मुझे बताइए कि RO और DRO सिंध ब्यूरोक्रेसी के लोग होंगे तो कैसे वो कोई भी फेयर चीज हो सकती है? आंखें बंद करके उन्होंने सबके रिजेक्ट कर दिए, और इतने फ्लिमजी ग्राउंड पे जिसके ऊपर मेरे पास
एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा डिफरेंट हाई कोर्ट के डिसीजन मौजूद हैं। और मैं ये 5 दफा इस हल्के से मैं जीती हूँ, मुझसे पहले इस सीट पे डॉक्टर साहब भी जीत चुके हैं। ये हमने 7वीं दफा होगा कि इस पे कर रहे हैं, और हर दफा ये एक ही शिकायत मेरे खिलाफ लेके आते हैं और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लोन्स उठा के वो हमारे गले में डालने की कोशिश करते हैं। तो और हाई कोर्ट के डिसीजंस हमने आरओ को दिखाए, लेकिन न सिर्फ उन्हें, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर जो हमने इतनी रिक्वेस्ट करके कहा था कि कोई ऐसे को तो भेजें कि जो पार्टी ना बने, लेकिन एक टोटल पार्टिजन इस किस्म की इलेक्शन कराना मेरे ख्याल में कि एक एगनी है आवाम के लिए। अरबों रुपया मुल्क का खर्च। डॉक्टर साहब, हमें ये बताया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी भी शिकायतें कर रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और ये तासुर देने की कोशिश जा रही थी कि उनके साथ भी सिंध में बड़ी ज्यादती हो रही है। आपने तो बिल्कुल इसके बरक्स एक पिक्चर पेश किया है कि वहाँ पे जाहिर है पीटीआई भी दीवार से लगा दी गई है, नून लीग की वहाँ प्रेजेंस नहीं है, आपकी बदीन में और अपने पॉकेट्स हैं वहाँ पे। जो एक पार्टी जो वहाँ से पिछली दफा भी इलेक्शन में सीटें निकाली हैं, तो उनके साथ ये किया जा रहा है, तो फिर पीपल्स पार्टी की कहानी फिर मुख्तलिफ है। नहीं, वो उनका हमेशा का ये तरीका है, ये इसी तरह करो ना। जरा आप देख लीजिए कि कितने लोग, इतने केसेस, नैब के केसेस, डिफॉल्टर्स ये लोग हैं, क्या चीजें हैं जो इनके खिलाफ केसेस मौजूद नहीं है, पर किसी एक का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। और फॉर्म एक पीपल्स पार्टी का मुझे बताइए कि फ्रंट लाइन के कोई जो फर्स्ट ईयर जो इनकी है उनमें से, या सेकंड ईयर इनकी है, या उनमें से कोई बता दें किसी एक के फॉर्म रिजेक्ट किए गए हों। तो ये, और जिनको वो चाहते थे रिजेक्ट कराना, वो ही अपने पीपल्स पार्टी के अगर कोई एक आध होते तो उनके किए, सारे के सारे। तो ये क्या अखज़ किया जा सकता है कि जिस तरह नवाज शरीफ वाले कई लोग कहते हैं जी साड़ी गल हो गई है, हाँ। तो सिंध में भी पीपल्स पार्टी की गल हो गई है? देखिए, मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये इस चीज का कि क्या इतनी अगर इलेक्शन कमीशन का इस वक्त तो जिम्मेदारी थी कि जब हमने एक कंसर्न, एक एतराज, न सिर्फ हमने, MQM ने भी किए, JUIF ने भी किए, हम तीनों पार्टीज ने यही रखा था कि सिंध ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल RO DRO नहीं बनाए। और आप जुडिशरी से ले लें ताकि कोई फेयर इलेक्शन का, ठीक है, वैसे तो सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं कि वो टीचर्स होती हैं इन्हीं की, लेकिन आप यहाँ पे सिंध में आपको बताऊं मतीन साहब कि हर टीचर अगर कोई हायर किया जाता है तो स्कूल के लिए नहीं किया जाता, इस उससे किया जाता है कि ये कल को इलेक्शन में हमारी मदद करेंगे। तो जितना टीचर्स का स्टाफ है, आप अगर एजुकेशन की यहाँ तबाही देखें कि शायद ही कोई स्कूल होगा कि जिसमें कोई तालीम का चलिए, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब लास्ट ये कह दूं, टीचर वाली स्टेज तो बाद में आएगी ना कि आपके ये रिजेक्शन खत्म होगी, आप पार्टिसिपेट करेंगे। वेल, वी कैन ओनली प्रे फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। इसीलिए RO DRO चाह रही थी कि जुडिशरी से लेते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। आमिर साहब, आपकी इजाजत तो ब्रेक की तरफ भी जा सकते हैं, मगर मामलात को लेकर हम आगे भी बढ़ सकते हैं, अगर आप कहें तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। चलिए ब्रेक ले लेते हैं जी, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे। आमिर साहब, KPK की कैफियत तक बात होगी, लाहौर पंजाब की बात हो गई, सिंध की बात होगी, अब आ जाते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान के हवाले से बात करने से पहले आपकी इजाजत से मैं जरा अनाउंस कर दूं, इस वक्त ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खलील साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। बलूचिस्तान से आमिर साहब बहुत तेजी के साथ खबरें दोबारा से जिंदा हो गई। बलूचिस्तान के अंदर जो है आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि नून लीग ने अपनी सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया है, और उसके अंदर जो सबसे अहम वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वहाँ पे किसकी किससे एडजस्टमेंट होती है। बलूचिस्तान की मैं नाज़रीन के लिए बताता जाऊँ कि वहाँ सूरत हाल ये होती है हमेशा ही
75 साल से जब भी कभी इलेक्शन हुआ तो कोलिशन गवर्नमेंट ही बनती है, वहाँ कोई भी नेशनल पार्टी नहीं अब एग्जिस्ट करती, 70s में एग्जिस्ट करती थी। तो पॉकेट्स हैं हर एक की, 3-3, 4-4 के दरमियान नेशनल असेंबली की सीटें और जो है 5 से लेके 15 तक की प्रोविंशियल की आती हैं। वो इस पर डिपेंडेंट होती हैं कि 4-4, 3 वे, 4 वे, 5 वे, 4-4, 5-5 पार्टीज होती हैं या अफराद होते हैं इलेक्टेबल, बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े सरदार। सो उनकी कॉम्बिनेशन के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह बाप की छतर छाया की साथ जो है वहाँ पे लोग इलेक्शन जीते जाते हैं। मगर बहरहाल देखना वहाँ पे ये था कि नून लीग जो है इस वक्त क्योंकि वो इशारे दे रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट उनने बनानी है, वो किसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं। सो आज उनकी लिस्ट आ गई है, 17 में से 15 सीटें की हैं, 2 पे उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। तो इसके अंदर तो लिस्ट के अंदर जो आ गए हैं, अभी ये नहीं पता कि किस किस को बाद में हटा दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बाप पार्टी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, मगर अभी जो लगता है खलील अहमद साहब हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा पे मौजूद हैं, तो मैं उनसे शुरू करता हूं कि जो तासुर दिया गया था कि बाप पार्टी के तमाम बड़े बड़े ज़ुमा को 5 स्टार होटल में बुला लिया गया था, बल्कि मैं समझ उनकी शान नहीं थी जिस तरीके से उनको समन किया गया था, और फिर ये साथ बिठा के थपकियां भी दी गई थी। मगर इस सीट पे तो, इस लिस्ट पे तो उनका कहीं नाम ही नहीं आ रहा, किसी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ना मुझे जफर जो है जान जमाली साहब नज़र आए, ना मुझे कोई और उनका खालिद मकसी साहब नज़र आए। तो ये क्या, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे खलील अहमद साहब? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने जो है बिल्कुल बलूचिस्तान में जो सीट एडजस्टमेंट का एक एंडिया दिया था, उसमें आज जो लिस्ट आई है तो उससे ये लग रहा है कि उन्होंने तमाम पार्टियों को बाईपास किया है। ना ही उन्होंने बाप पार्टी से एहतियात किया है, ना ही उन्होंने नेशनल पार्टी को कोई जगह दी है, ना ही उन्होंने जो है पीपल्स पार्टी को, ना ही JUI को। लेकिन एक बात है कि NA 265 जहाँ से JUI के मरकजी अमीर हैं मौलाना फजल रहमान, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि वो जगह उन्होंने छोड़ दिया है। बाकी जो 15 नशिस्तें हैं उन पे तमाम पे उन्होंने कैंडिडेट दिया है। और इसी तरह NA 266 पे जो है महमूद खान अचकजई हिस्सा ले रहे हैं, तो वहाँ भी एक बहुत आम से कारकुन को उन्होंने टिकट दिया जो कि विड्रा कराया जा सकता है। लेकिन बाप पार्टी को जहाँ मैं जरा इस पे पहले आ जाऊं कि यहाँ पे जो हमारी इतला थी, हम इस बात की अनाउंसमेंट भी कर चुके हुए हैं कि मौलाना फजल रहमान को KP में अपने हालात बड़े मखदूश लग रहे हैं और वो पहली दफ़ा उधर भाग रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ। और ये जो 2 सीटें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ ये हमारी इतला ये थी कि ना सिर्फ के नून लीग के साथ एडजस्टमेंट वो उनके लिए गुंजाइश तो के लिए निकालेगी, आपस में भी महमूद खान जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के लिए और मौलाना फजल रहमान महमूद खान के लिए इस दफ़ा पहली दफ़ा गुंजाइश निकालेंगे, वरना ये कई दहाइयों से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। पर वहाँ इशू ये था कि महमूद खान अगर निकाल भी देंगे तो एक तो उस्मान काकड़ के साहबजादे जो हैं वो खुशदिल खान जो है काकड़ जो हैं वो वहाँ पे खड़े हैं, तो वो ज़रा सिचुएशन समझाएं हमें। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि NA 265 पे जो है जो पश्तूनख्वा मैप के महमूद खान अचकजई उन्होंने भी कागजात जमा कराएं, तो इसी तरह उन्होंने NA 266 किला चमन किला अब्दुल्ला पे भी जमा कराएं और कोयटा पे भी सिटी पे NA 263 पे उन्होंने कागजात जमा कराएं। तो ये बातें बिल्कुल सुनने में आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान को जो है यहाँ से स्पेस दिया जाएगा और जो पश्तूनख्वा मैप है वो वहाँ से विड्रा करेगी। और इसी तरह जो है 266 पे उनके साबिक MP मौलाना सलाउद्दीन अयूबी साहब हैं, उनको जो है विड्रा कराया जाएगा और वहाँ से महमूद खान साहब को दी जाएगी पोजीशन। लेकिन इन दोनों सीटों पे जो है उस्मान काकड़ के साहबजादे जो है खुशहाल खान काकड़ भी जो है वो उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी इतनी वर्थ अभी तक नहीं है कि वो महमूद खान या जो है मौलाना फजल रहमान का मुकाबला कर सके। और ये कोशिशें भी जारी हैं कि किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान को बिला मुकाबला यहाँ से कामयाब कराया जाए और उसके लिए जो है काम उनकी जो क्विकली मैं देख रहा था कि वहाँ से सरफराज बुगटी साहब आप प्रोविंशियल उसके अंदर खड़े हैं, तो ऊपर दोस्तेन बुगटी साहब, क्या उनकी आपस में, उनकी तो बहुत खानदानी दुश्मनी है, क्या उनकी आपस में भी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी?
देखिए, सरफराज बुख्ती जो है वो डेरा बुख्ती की सूबाई नशिस्त से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ जो कौमी असम्बली है वहाँ पे नवाबजादा शाहजेन बुख्ती जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाहजेन की और सरफराज की इनकी खानदानी दुश्मनियां रही हुई हैं, तो क्या सुलह हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये खबरें हैं कि इनकी बातचीत जारी है और पेशकश की गई है कि अगर कोहराम बुख्ती जो कि शाहजेन बुख्ती के भाई हैं वो सूबाई असम्बली पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो विड्रा करते हैं तो फिर सरफराज बुख्ती शाहजेन बुख्ती की कौमी असम्बली पे हिमायत करेंगे। तो अगर ये हो जाता है तो ये दोनों। मैं क्विकली बता दूं कि खालिद मक्सी जो हैं और तारिक मक्सी जो हैं वो नवाब जुल्फ़िकार मक्सी जो के नवाब हैं मक्सियों के, वो बगावत पे आमादा हुए हुए हैं, मगर वहाँ पे सैफुल्लाह मक्सी जो हैं पूरे प्रोविंशियल में वो भी बिल्कुल लड़ने के लिए मैदान में हैं। सो देखें वहाँ क्या होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। खलील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। देखने वालों का भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।